Hello students, today we are going to cover the last part of how, when and where. Okay, this is the part third. Please watch it part 1 and part 2 before reaching to the third part. आज हम बात करेंगे थर्ड पार्ट में important sources of the modern history. ठीक है, so let's begin. देखो, इम्पॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री. मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में हमें किस तरीके से पता चलता है? तो हमारे पास 3 मॉडर्न सोर्सेस हैं जिससे हमें मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पता चलता है. ठीक है, पहला सोर्स है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, सेकंड सोर्स है सर्वेज और थर्ड रिकॉर्ड है अदर सोर्सेस. ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं और आपको मैं समझाता हूँ. हाउ डू वी नो what sources do historian use in writing about the last 25 years of Indian history? कौन से सोर्सेस यूज़ किए हिस्टोरियंस ने 250 साल इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पता करने के लिए? ठीक है, तो कौन कौन से सोर्सेस यूज़ किए? ऑफिशियल रिकॉर्ड्स यूज़ किए, सर्वेज यूज़ किए, अदर सोर्सेस यूज़ किए. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स. वन इम्पॉर्टेंट सोर्स इज़ द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एक सबसे ऑफिशियल रिकॉर्ड है, यानी कि जो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, जो हमारे यहाँ पर शासन कर रहे थे, उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड है, जो वो फाइलें बनाया करते थे, ठीक है, वो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड है और उसी को कहा जाता है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स. द ब्रिटिश बिलीव्ड डैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इम्पॉर्टेंट. ब्रिटिशर्स हमेशा ये सोचा करते थे कि जो लिखना है वो बहुत ज़रूरी है. एन एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इम्पॉर्टेंट, मतलब हम जो भी काम कर रहे हैं हमें उसे लिख लेना चाहिए. ठीक है, एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन अप. ठीक है, वो सब कुछ लिखा जाना चाहिए. वंस दिस वॉज डन, थिंग्स कुड बी प्रॉपरली स्टडीड एंड डिबेटेड. जब ये हो जाएगा तो हम उसके ऊपर उसे स्टडी कर सकते हैं और डिबेट कर सकते हैं उसके बारे में. दिस कन्विक्शन प्रोड्यूस्ड एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमोज, नोटिंग एंड रिपोर्ट्स. तो उन्होंने क्या बनाया? वो मेमोरेंडम्स बनाया करते थे, नोट्स बनाया करते थे, नोटिंग किया करते थे और रिपोर्ट्स बनाया करते थे. ठीक है, तो अभी इसमें तुम्हें क्या समझ में आया? सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात कि सोर्सेस क्या थे. तो सोर्सेस क्या क्या थे? ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, सर्वेस एंड अदर सोर्सेस. ठीक है, सेकंड बात, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन. ऑफिशियल रिकॉर्ड क्या है यहाँ पर? ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग काम करते थे, तो वो जो फाइलें हैं वो सारा ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है. वो लोग क्या लिखा करते थे? वो लिखा करते थे अबाउट एवरी इंस्ट्रक्शन, जो भी गवर्नमेंट ने उन्हें इंस्ट्रक्शंस दिए हैं. प्लान के बारे में लिखा करते थे, जो भी गवर्नमेंट के प्लान्स हुआ करते थे. पॉलिसी डिसीजंस के बारे में लिखा करते थे, जैसे कि अभी मोदी गवर्नमेंट है, वो सब कुछ रिटन डॉक्यूमेंट्स में लिखती है ना, उसी तरीके से पहले भी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन भी यही काम किया करती थी. और एग्रीमेंट्स के बारे में लिखा करते थे, किसी के साथ कोई भी एग्रीमेंट हो रहा है, किसी के साथ कोई डील कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी वो रिकॉर्ड्स मेंटेन किया करते थे. और जो भी इन्वेस्टिगेशन होती थी किसी भी बारे में, उसको भी वो लिखा करते थे. तो क्या क्या लिखा करते थे? इंस्ट्रक्शंस, प्लान, पॉलिसी डिसीजन, एग्रीमेंट और इन्वेस्टिगेशन. क्यों लिखा? वाई दे रोट इट, क्यों लिखा करते थे? ताकि उसको वो बाद में पढ़ सके, प्रॉपरली स्टडी हो सके और उसके बारे में डिबेट हो सके. जैसे कि अभी कोरोना वायरस के ऊपर पुरानी डिटेल्स भी पढ़ी जा रही हैं, रिसर्च हो रही है उसके ऊपर, उसे लिखा जाएगा ताकि आगे कभी अगर ऐसी कोई बीमारी आए तो लोग उसे पढ़ सके, पहली रिपोर्ट्स को, और उसका यूज़ करके कुछ ना कुछ उससे फ़ायदा ले सके. रिकॉर्ड्स को हमेशा इसलिए मेंटेन किया जाता है ताकि उसको बाद में पढ़ा जा सके और उससे कुछ ना कुछ हेल्प ली जा सके. ठीक है, वेयर ऑल ब्रिटिश ऑफिशियल रिकॉर्ड्स प्रिजर्व्ड. तो इसके बारे में अभी इस वाले पैराग्राफ में, सेकंड पैराग्राफ में दिया हुआ है, तो इसे समझते हैं. देखो, ब्रिटिश फेल्ट दैट ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स नीडेड टू बी केयरफुली प्रिजर्व्ड. जो ब्रिटिशर्स थे वो उनकी हमेशा से ये सोच थी कि डॉक्यूमेंट्स को और जो लेटर्स होते हैं उन्हें केयरफुली प्रिजर्व करना चाहिए. प्रिजर्व का मतलब यहाँ पर है उन्हें स्टोर करके या बचा के रखना चाहिए. सो दे सेटअप रिकॉर्ड रूम्स अटैच टू द ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस. तो उन्होंने क्या किया? रिकॉर्ड रूम्स बनाए. कहाँ पर? हर एक ऑफिशियल जो ऑफिस हुआ करते थे या एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे, उन ऑफिसेस में रिकॉर्ड रूम्स हुआ करते थे ताकि उन्हें
जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी लेटर्स हैं, उनको रिकॉर्ड किया जा सके। द विलेज तहसीलदार्स ऑफिस, कहाँ कहाँ पर ये ऑफिस हुआ करते थे? द विलेज तहसीलदार ऑफिस, द कलेक्ट्रेट ऑफिस, जो डीएम का ऑफिस होता है उसे कहा जाता है कलेक्ट्रेट ऑफिस। द कमिश्नर्स ऑफिस, जो पुलिस कमिश्नर्स होते हैं उनके ऑफिस के पास एक रिकॉर्ड रूम हुआ करता था। प्रोविंशियल सेक्रेटरीज जो होते थे, जो एक स्टेट के या एक प्रोविंस के जो सेक्रेटरी होते थे, उनके ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता था। एंड लॉ कोर्ट्स, लॉ कोर्ट्स का मतलब ये है कि जो भी कोर्ट्स हुआ करते थे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यहाँ पर भी एक रिकॉर्ड रूम्स हुआ करते थे ताकि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पर वो स्टोर किए जा सकें। कुछ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस भी बनाए गए थे, जैसे कि आर्चीव्स और म्यूजियम्स। आर्चीव्स और म्यूजियम्स भी बनाए गए थे ताकि इन सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व किया जा सके, बचा के रखा जा सके, ठीक है, स्टोर किया जा सके। तो वेयर ऑल ब्रिटिश ऑफिशियल रिकॉर्ड्स प्रिजर्व कहाँ पर होते थे? रिकॉर्ड रूम्स होते थे जो भी अटैच होते थे यहाँ पर, इतनी सारी जगहों पर, ठीक है। विलेज के तहसीलदार ऑफिस में, कलेक्ट्रेट ऑफिस में, कमिश्नर ऑफिस में, प्रोविंशियल सेक्रेटरीज के ऑफिस में, लो कोर्ट ऑफिस में, ठीक है, सब जगह एक रिकॉर्ड रूम हुआ करता था। जो भी वहाँ पर काम होता था उस रिकॉर्ड को उन रिकॉर्ड रूम्स में रखा जाता था। और कुछ स्पेशल इंस्टीट्यूशंस भी बनाए गए, जैसे कि आर्चीव्स और म्यूजियम्स, ठीक है, इन्हें भी बनाया गया ताकि यहाँ पर रिकॉर्ड्स रख सके, डॉक्यूमेंट्स और लेटर्स को प्रिजर्व करके रखा जा सके। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने होमवर्क में दिए हुए तुम्हें, ये क्वेश्चन सबको करने हैं। मेमोज क्या होता है, नोटिंग क्या होता है, रिपोर्ट्स क्या होता है, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट सोर्सेज थे मॉडर्न हिस्ट्री के, इसके बारे में पढ़ना है तुम्हें, ठीक है। तो ये सब आंसर्स तुम्हें यहाँ पर मिले हुए हैं, तो वही आपको आंसर इस पैराग्राफ में से कर लेने हैं, ठीक है। बहुत, तो हम बात कर रहे थे आर्चीव्स और म्यूजियम्स की, ठीक है। तो आर्चीव्स और म्यूजियम्स के बारे में कि वो एक स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे टू स्टोर द डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक आर्चीव दिखाया हुआ है, देखो, नेशनल आर्चीव ऑफ इंडिया केम अप इन 1920s, ठीक है। तो ये एक आर्चीव बनाया गया था, इसे कहा जाता है नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया। ये कब बनाया गया था? 1920 में, ठीक है। और आर्चीव की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, अ प्लेस वेयर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा आर स्टोर्ड, ठीक है। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करने के लिए या गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करने के लिए या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको स्टोर करने के लिए आर्चीव्स को बनाया जाता है, ठीक है। तो when New Delhi was built, the National Museum and a National Archives were both located close to the Viceroy Palace, ठीक है। वाइसरॉय जो होते थे उनका पैलेस हुआ करता था, जो प्रेसिडेंट का निवास होता है ना आज की डेट में, उससे पहले वो पहले वाइसरॉय पैलेस हुआ करता था, ठीक है। क्योंकि पहले प्रेसिडेंट तो होते नहीं थे, वाइसरॉय हुआ करता था, ठीक है। इस चैप्टर में हम सब कुछ समझेंगे कि वाइसरॉय कौन होते थे, ठीक है। तो उनके जो जहाँ पर वो रहते थे उसको कहा जाता था वाइसरॉय पैलेस। तो उसी के पास में नई दिल्ली में नेशनल म्यूज़ियम भी बनाया गया था और नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया भी बनाया गया था, जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को और लेटर्स को स्टोर किया जाता था, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि देखो कि जो वाइसरॉय जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी था उस टाइम पर, प्रेसिडेंट की तरह हुआ करता था, उसके लोकेशन के पास में इतने इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस बनाए गए। देखो, लेटर्स एंड मेमोज डेट मूव फ्रॉम वन ब्रांच ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन टू अनदर इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 19th सेंचुरी कैन स्टिल बी रीड इन आर्चीव्स। जो लेटर्स या मेमोरेंडम्स पहले बनाए गए, पहले लिखे गए थे, ठीक है, वो आज भी इन आर्चीव्स में प्रेजेंट है। तो आप आज भी उनको पढ़ सकते हो कि उस लेटर्स में और उन मेमोरेंडम्स में क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। यू कैन आल्सो स्टडी द नोट्स एंड द रिपोर्ट्स दैट डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स प्रिपेयर्ड, ठीक है। सब कुछ जो पुराना ब्रिटिशर्स के डॉक्यूमेंट्स थे वो आज भी इन नेशनल आर्चीव्स में रखे हुए हैं, ठीक है। In the early years of the 19th century, these documents were carefully copied out and beautifully written by the calligraphist, ठीक है। जो ये डॉक्यूमेंट्स थे इन्हें कॉपी किया जाता था, क्योंकि पुराने हो जाते थे तो बेकार होते चले जाते थे, तो वो उसको फिर कॉपी किया जाता था। कौन करता था? कैलीग्राफिस्ट होते थे, जो कि बहुत ही अच्छी, कौन होते हैं कैलीग्राफिस्ट या कैलीग्राफर? वो इज़ स्पेशलाइज्ड इन द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, जिनकी बहुत ही अच्छी
हैंड राइटिंग होती है, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग होती है, उन्हें कहा जाता है कैलीग्राफर, ठीक है, या कैलीग्राफिस्ट। तो ये लोग क्या किया करते थे, उनको कॉपी किया करते थे डॉक्यूमेंट्स को, ताकि वो डॉक्यूमेंट्स नए बने रहें। नहीं तो क्योंकि पुराने होते जाएंगे तो वो ख़राब होते जाएंगे, तो वो जो वर्ड्स हैं वो दिखाई नहीं देंगे साफ साफ, इसलिए कैलीग्राफिस्ट का काम क्या होता था, उनको कॉपी करना, ठीक है। By the middle of the 19th century, with the spread of printing, middle copies of these records were printing as proceedings of each government departments। ठीक है, जैसे जैसे 19th सेंचुरी में आए हम लोग 1930s के आसपास, ठीक है, तब क्योंकि प्रिंटिंग होना स्टार्ट हो चुका था, तो सारी जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स थे उनको प्रिंट कराया जाने लगा, ठीक है। पहले उसे कैलीग्राफिस्ट लिखा करते थे, पर धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई, पेपर आया, प्रिंटिंग मशीन्स आ गई, तो फिर उन्हें प्रिंट कराया जाने लगा गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स को, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो सेकंड हमारा सोर्स है सर्वेस के बारे में, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सर्वेज। सर्वे क्या होता है, देखो, सर्वे होता है द एक्ट ऑफ एग्जामिनिंग एंड रिकॉर्डिंग द मेजरमेंट्स, फीचर्स एटसेट्रा ऑफ एन एरिया ऑफ लैंड टू प्रिपेयर अ मैप और अ प्लान फॉर इट, ठीक है। हम क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं, सर्वे होता है एग्जामिनिंग या रिकॉर्ड करना मेजरमेंट्स को, फीचर्स को किसी भी एरिया के, ठीक है, ताकि हम उसकी प्लानिंग कर सकें, उसका मैप, एक रोड मैप तैयार किया जा सके, ठीक है। लोगों से पूछा जाता है, सर्वे किया जाता है कि देखो तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, तो उसे कहा जाता है सर्वे। देखो, सर्वेज बिकम इम्पॉर्टेंट, द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग आल्सो बिकेम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। जो सर्व ये भी ना बहुत सर्वे करा कर, जो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे वो बहुत सर्वे कराया करते थे, ठीक है। क्यों कराया करते थे, बिकॉज ब्रिटिशर्स बिलीव्ड डैट द कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नोन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्टर्ड, ठीक है, इफेक्टिवली एडमिनिस्टर्ड। देखो, सर्वे कराना क्यों ज़रूरी था, सर्वे कराना इसलिए ज़रूरी था, अगर हमें किसी भी एरिया के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो आप उसको एडमिनिस्टर नहीं कर सकते, आप उसको चला नहीं सकते। किसी राज्य पार्ट के बारे में अगर तुम्हें पता नहीं है, कोई राज्य तुम्हें चलाना है और उसके बारे में ही तुम्हें नहीं पता, तो तुम उसे अच्छी तरीके से नहीं चला सकते। तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव जो थे, उनका ये मानना था कि हमें पहले किसी भी एरिया के बारे में अच्छी तरीके से उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। तो जो अगर आपको किसी भी एरिया के बारे में सब कुछ पता करना है तो आप क्या करोगे, सर्वे करवाओगे वहाँ पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन भी दिया है, वाई सर्वेज वर कंडक्टेड। तो सर्वेज वर कंडक्टेड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कंट्री एंड फॉर इट्स बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अगर वहाँ पर आपको अच्छा काम करना है तो आपको उस एरिया के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। By the early 19th century, detailed surveys were being carried out to map the entire country, ठीक है। डिटेल सर्वे हुआ करते थे 19th सेंचुरी में, ठीक है, पूरी कंट्री के बारे में, ताकि हम उस कंट्री के बारे में सब कुछ जान सकें, ठीक है। कहाँ कहाँ ये सर्वेज हुआ करते थे और किस तरीके के सर्वे हुआ करते थे। इन द विलेजेस रेवेन्यू सर्वेज वर कंडक्टेड। तो गाँव में क्या, कौन से सर्वे हुआ करते थे, रेवेन्यू सर्वेज, ठीक है। गाँव में कौन से सर्वे होते थे, रेवेन्यू सर्वे, ठीक है, कि क्योंकि उनसे टैक्स लिया जाना था, तो रेवेन्यू सर्वे होना बहुत ज़रूरी था। गांव से ही सारा टैक्स आता था, तो टैक्स सिस्टम के बारे में उसका सर्वे हुआ करता था कि किसके पास कितनी ज़मीन है, किस तरीके की ज़मीन है वहाँ पर, वो सारा जो है रेवेन्यू सर्वे के अंडर आया करता था। टू फाइंड आउट अबाउट द टोपोग्राफी, द सॉइल क्वालिटी, द फ्लोरा एंड फोना, द लोकल हिस्टोरीज एंड द क्रॉपिंग पैटर्न। क्या क्या पता किया जाता था रेवेन्यू सर्वे में, टोपोग्राफी यानी कि ज़मीन कितनी कितनी है, सॉइल क्वालिटी कैसी है वहाँ पर, ज़मीन कैसी है वहाँ पर, क्वालिटी कैसी है वहाँ पर, कौन सी क्रॉप्स उगती है, फ्लोरा कैसा है यानी कि वेजिटेशन कैसा है वहाँ पर, ठीक है। फोना मतलब एनिमल्स कौन कौन से हैं, लोकल हिस्ट्री उनकी जानी जाती थी, और क्रॉप पैटर्न कैसा है वहाँ पर, ताकि उस विलेज के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हो, ताकि जब वो टैक्स कलेक्शन के लिए जाएं तो उन्हें सब कुछ पता हो उसके बारे में, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पर क्या कौन सा सर्वे कराया जाता था, रेवेन्यू सर्वे, ठीक है। देखो, फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, यानी एंड ऑफ द 19th सेंचुरी की बात, मतलब 1900 के आसपास की बात ये कर रहे हैं, ठीक है। एग्जैक्टली मैं बताऊं तो ये है 1872 की बात, ठीक है। From the end of the 19th century, census operations were held every 10 years।
तो सेंसस होना स्टार्ट हुए कब? 1872 में, ठीक है, याद रखना। पहला जो सेंसस हुआ था, जनगणना, सेंसस को कहा जाता है जनगणना, वो हुआ था 1872 में, ठीक है। क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम थी तो इसलिए इसके बाद दूसरा जो सर्वे हुआ, जो ऑफिशियल सर्वे माना जाता है, वो हुआ 1881 में, ठीक है। उसके बाद हर 10 साल के बाद ये सर्वे होते रहते हैं, यानी कि 1881 के बाद फिर कब हुआ? 91 में, ठीक है। देखो 1 वाला नंबर आएगा अब, इसलिए अब जो नेक्स्ट सर्वे होने वाला है वो कब होगा? 2021 में, ठीक है। क्या क्या पूछा जाता है इसमें? सर्वे में क्या होता है, सेंसस में क्या क्या होता है? देखो सेंसस क्या होता है, देखो हेल्ड एवरी 10 ईयर्स, हर 10 साल में होता है ये एक बार। इसमें क्या होता है? प्रिपेयर द डिटेल रिकॉर्ड्स ऑफ द नंबर ऑफ पीपल इन ऑल द प्रोविंसेस ऑफ इंडिया, नोटिंग इन्फॉर्मेशन ऑन कास्ट, रिलीजन एंड ऑक्यूपेशन। तो सर्वे में सब कुछ पूछा जाता है, उसमें ये पूछा जाता है कि कितनी पॉपुलेशन है। पहली बात तो मेन होता है उसका सेंसस पॉपुलेशन के ऊपर, ठीक है, कि पॉपुलेशन कितनी है उस जगह की। दूसरा वहाँ पर पूछा जाता है कि इंफॉर्मेशन ली जाती है अबाउट देयर कास्ट, कौन सी कास्ट है वहाँ पर, रिलीजन कितने हैं वहाँ पर, क्या क्या लोग काम करते हैं, तो ये सब पूछा जाता है सेंसस के अंदर। तो ये भी एक तरीके का सर्वे है, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके के सर्वे होते हैं, जैसे कि बोटानिकल सर्वे होता है जो कि प्लांट्स के बारे में होता है, जियोलॉजिकल सर्वे होता है एनिमल्स के बारे में, आर्कियोलॉजिकल सर्वे होता है तुम्हारी हिस्ट्री के बारे में, मतलब कि कौन कौन सी मॉन्यूमेंट्स, पुराने कौन कौन सी मॉन्यूमेंट्स इंडिया में पाए जाते हैं। और एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेज होते हैं, फॉरेस्ट सर्वेज होते हैं, यानी कि इंसान के बारे में है ये। और फॉरेस्ट सर्वे तो यानी फॉरेस्ट के बारे में है कि कौन सा फॉरेस्ट कितना पुराना है और वहाँ क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस तुम्हें नोट डाउन कर लेने हैं नोटबुक में, ठीक है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख लेना, व्हाट इज सेंसस, ठीक है। देखो अब लास्ट हमारा जो पेज है एनसीईआरटी का, उसे पढ़ रहे हैं। व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स क्या क्या नहीं बताते हैं हमें, ठीक है। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमें क्या क्या नहीं बताते, देखो। From this vast corpus of records, we can get to know a lot, but we must remember that these are the official records. They tell us what the official thoughts, what they were interested in, and what they wish to preserve for posterity. ठीक है. These records do not always help us understand what other people in a country felt and what lay behind their actions. ठीक है. देखो ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स कौन बना रहा था, ये सारे लोग ब्रिटिशर्स बना रहे थे। तो सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हमें क्या बताते हैं, जो ऑफिसर्स हुआ करते थे उनका पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं, ठीक है, कि वो क्या लिखना चाहते थे, वो क्या सोचते थे। तो वो हमेशा ऐसा लिखाया करते थे ताकि आगे जो फ्यूचर जनरेशन है वो उनके बारे में अच्छा अच्छा ही पढ़े, ठीक है। ऐसे ही रिकॉर्ड्स जो है हमेशा स्टोर किए जाते थे या प्रिजर्व किए जाते थे, ठीक है। लेकिन क्या हमें अदर पीपल ऑफ द कंट्री के बारे में कुछ पता चलता है इन डॉक्यूमेंट से? तो हमें दूसरे लोगों के बारे में कुछ नहीं पता चलता कि क्या उनकी थिंकिंग थी, जो लोग थे, पीपल ऑफ द कंट्री थे, वो क्या सोचते थे। क्योंकि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट तो कौन बना रहा है, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे या ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते थे, तो वो सिर्फ ऑफिस के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते थे, ठीक है। जो सर्वे हो रहा है वो भी ऑफिस रिकॉर्ड्स के को ही मेंटेन किया जाता था। लेकिन जो लोग, जो पीपल ऑफ द कंट्री थी, वो क्या सोच रही है, उनके एक्शंस क्यों गलत थे, या वो जो एक्शंस ले रहे हैं उनके पीछे क्या कारण थे, वो कभी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में नहीं लिखा जाता था, ठीक है। फॉर डैट वी नीड टू लुक एल्सवेयर। व्हेन वी बिगिन टू सर्च फॉर दीज सोर्सेज वी फाइंड देम इन प्लेंटी, तो दे आर मोर डिफिकल्ट टू गेट देन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, ठीक है। देखो लेकिन जो कंट्री के लोग हैं उनके बारे में भी हमें पता चल जाता है, लेकिन कैसे पता चल पाता है उनके बारे में? क्योंकि बहुत सारे अदर सोर्सेस हैं जिससे हमें उनके बारे में पता चलता है। जैसे कि डायरीज ऑफ द पीपल, लोगों ने बहुत सारी डायरीज लिखी हैं, यानी अपनी कहानियाँ लिखी हैं, ठीक है। अकाउंट्स ऑफ द पिलग्रिम्स एंड द ट्रैवलर्स, जो लोग इंडिया में ट्रैवल करने आया करते थे तो वो किताबें लिखते थे इंडिया के बारे में, तो उन किताबों से हमें इंडिया के लोगों की थिंकिंग के बारे में समझ में आता है। ऑटोबायोग्राफी लिखी है बहुत सारे लोगों ने, ऑटोबायोग्राफीज ऑफ इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़, तो उन्होंने अपनी बायोग्राफी लिखी है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है अपनी बायोग्राफी लिखना, यानी सेल्फ
बायोग्राफी लिखना, अपनी कहानी, अपनी जीवनी लिखना, ठीक है। तो लोग, बहुत सारी पर्सनालिटीज़ हैं, जैसे कि गांधी जी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, बहुत सारी राज सुंदरी देवी थी, ठीक है, जिन्होंने अपनी कहानियाँ लिखी हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि लोग उस टाइम पर क्या सोचा करते थे। एंड पॉपुलर बुकलेट्स डेट वर सोल्ड इन द लोकल बाजार्स, और बहुत सारी पॉपुलर बुकलेट्स थी जिसमें लोगों की थिंकिंग के बारे में बताया जाता था, तो वो भी बहुत मार्केट में मिलती थी। तो उससे भी हमें ये पता चलता है कि लोग उस टाइम पर क्या सोचा करते थे, क्या उनके एक्शंस थे, क्या वो सोच रहे थे। एज प्रिंटिंग स्प्रेड, न्यूज़पेपर्स वर पब्लिश्ड एंड इश्यूज वर डिबेटेड इन पब्लिक, ठीक है। न्यूज़पेपर्स पब्लिश हुआ करते थे, उसमें इश्यूज को डिबेट किया करते थे लोग पब्लिक में, ठीक है। लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स रोड टू स्प्रेड देयर आइडियाज, पोएट्स एंड नॉवलिस्ट रोड टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। तो जब हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, तो जो लीडर्स हुआ करते थे हमारे, जो हमें आज़ादी की लड़ाई में हेल्प कर रहे थे, लीडर्स और जो रिफॉर्मर्स हुआ करते थे, उनके आइडियाज़ उनकी किताबों के से मिलते हैं हमें। बहुत सारी किताब, पोयम लिखी जाती थी उस टाइम पर, नॉवलिस्ट हुआ करते थे, जो लोगों की जो थिंकिंग है, जो आम आदमी की थिंकिंग है, कॉमन पीपल की थिंकिंग है, उसके बारे में बताया करते थे, ठीक है। ऑल दीज सोर्सेज हाउएवर वर प्रोड्यूस बाय दोज वर लिटरेट, पर ये कौन लोग थे जो ये किताबें लिखेंगे या ऑटोबायोग्राफी लिखेंगे, जो कि लिटरेट थे। From these, we will not be able to understand how history was experienced and lived by the tribal and the peasants. अभी भी हमें जो गरीब लोग हैं, जो जंगलों में रहते हैं, जो किसान लोग थे, जो पढ़े लिखे नहीं हुए लोग नहीं थे, जो माइंस में काम करते थे, जो गरीब लोग हुआ करते थे, सड़कों पे घूमा करते थे, उनकी जो थिंकिंग थे उसके बारे में कुछ पता नहीं लग पाता है। लेकिन जैसे जैसे हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे, इस बुक में पढ़ेंगे, तो हमें उन सब की थिंकिंग के बारे में भी थोड़ा बहुत पता चलता है, ठीक है, दूसरे लोगों से, ठीक है। एनसीईआरटी के दो क्वेश्चंस हैं। व्हाई डिड द ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, ब्रिटिशर्स जो है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को क्यों प्रिजर्व करते थे, ताकि वो आगे बाद में जाके उन्हें पढ़ सकें, ठीक है। टू स्टडी देयर पास्ट डिसीजंस, जो पहले उन्होंने डिसीजंस लिए हैं उनको पढ़ सकें और उन पर डिबेट कर सकें। दे कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर रेफरेंस एट मच लेटर पीरियड, तो रेफरेंस के रूप में भी उसे बाद में यूज़ किया जा सकता है कि देखो पहले हमने ऐसा किया, अब हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ था, ठीक है। तो एज अ रेफरेंस भी वो यूज़ कर सकते हैं इसको, और वो इस इंफॉर्मेशन को सर्व करते हैं या प्रूफ की तरह भी रखते हैं, ताकि बाद में कोई अगर पूछे कि तुमने ये एक्शन क्यों लिया, तो उनके पास वो रिकॉर्ड में डॉक्यूमेंट होगा, तो वो डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं कि हमने ये रिकॉर्ड इस ऑफिसर से बात करके या ये सर्वे करके हमने ये काम किया था, ठीक है। एज अ प्रूफ वो डॉक्यूमेंट्स को रखते थे प्रिजर्व करके। हाउ विल द इंफॉर्मेशन हिस्टोरियंस गेट फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर्स बी डिफरेंट फ्रॉम डेट फाउंड इन द पुलिस रिपोर्ट्स, ठीक है। जो हिस्टोरियंस इंफॉर्मेशन देते थे ओल्ड न्यूज़पेपर से, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन हिस्टोरियंस को मिलती थी पुराने अखबारों से, ओल्ड न्यूज़पेपर से, वो डिफरेंट कैसे होती थी जो पुलिस रिपोर्ट्स होती थी। देखो क्यों डिफरेंट होती है, कि न्यूज़पेपर जो होता है वो बेसिकली होता है ओपिनियन ऑफ द रिपोर्टर्स या एडिटर्स। रिपोर्टर्स जो उस टाइम पर वहाँ पर गए, और जो एडिटर्स होते हैं उनका ओपिनियन होता है बेसिकली, ठीक है। लेकिन पुलिस स्टडी क्या होती है, पुलिस रिपोर्ट्स क्या होती हैं, वो ट्रू होती हैं और रियलिस्टिक मानी जाती हैं, ठीक है, कि वो एग्जैक्टली पूरी सिचुएशन को एनालाइज करती हैं और बाद में रिपोर्ट बनाती हैं। तो उनकी रिपोर्ट ज़्यादा सही होती है एज़ कम्पेयर टू द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द न्यूज़पेपर, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना। एक होमवर्क क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स, ये ट्रू एंड फॉल्स है, सॉरी ट्रू एंड फॉल्स है, ये करना है तुम्हें। और एक ही क्वेश्चन ये दिया हुआ, हाउ डू द, ये यहाँ पर ब्लू वाला पार्ट में तुम्हें आंसर मिल जाएगा इसका, हाउ डू ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल, तो ये तुम्हें रेड वाला जो पार्ट मैंने किया हुआ है, ये इससे तुम्हें आंसर मिल जाएगा इसका, ठीक है। थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।